जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज जुनैद भाई हमारे साथ फिर से हैं और जुनैद भाई ने जिस तरीके से हमें बहुत सारी डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया है उस चीज़ के लिए तो हम शुक्रगुजार रहेंगे ही। आज इन्होंने एक बढ़िया सा टॉपिक सजेस्ट किया और टॉपिक ये था कि सर आप कभी नोटिस कीजिएगा कि पूरी दुनिया में एक अलग ही लेवल का वॉर लाइक सिचुएशन, खासकर वॉर प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। ऐसे में इंडिया कहाँ खड़ा है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। मैंने कहा भाई जरूर होना चाहिए। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा तो भाई पिक्चर तो बिल्कुल और ज्यादा क्लियर होकर नजर आई कि असलियत में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हमें एक चीज साफ तौर पर नजर आती है कि अगर हम नाटो को देखें तो अभी नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज करी है, चल रही है, मेरे ख्याल से अभी खत्म हुई है। ब्रिटेन ने एक तरीके के कॉन्स्क्रिप्शन के बारे में बता दिया है कि भाई देखो सीधी सी बात यह है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज के बारे में ब्रिटेन को सोच लेना चाहिए। स्कॉटलैंड की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान, स्विट्जरलैंड की तरफ से, सॉरी स्वीडन के अंदर भी ऐसा ही कुछ बयान आया है कि हाँ हमारे को मिलिट्री प्रैक्टिस को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। जर्मनी से भी बयान है, पोलैंड से भी बयान है। वहीं अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर भी काफी ज्यादा उठापटक इस टाइम पर चल रही है, एक अलग ही लेवल की। वहीं अगर आप चाइना को देखें तो चाइना तो पता नहीं कितने टाइम से और किस लेवल पर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, अलग अलग वैरायटी के। उसमें चाहे किसी भी लेवल के डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है वो डेवलप कर रहा है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री जो हैं 13 जनवरी को उनकी एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जैसा कि जैसा कि मेजर गौरव आर्या ने भी कहा, और उस मामले में हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई मोदी जी ने साफ कह दिया है प्रिपेयर फॉर वॉर। अब उसकी अलग अलग डायमेंशंस हमारे को देखनी है, क्योंकि देखिए 4 डायमेंशंस अगर कम से कम हमारे को पता होंगी या 20 डायमेंशन भी पता होंगी तो हमारे को पता होना चाहिए कि असलियत में है क्या। तो इसीलिए जब जुनैद भाई ने मेरे से कहा कि सर आप इस टॉपिक को कीजिएगा, तो मेरा उसी टाइम दिमाग के अंदर एक बटन क्लिक किया और मैंने कहा हाँ भाई पक्का करेंगे और आप ही करेंगे। तो अब जुनैद भाई हमारे को इस मामले में हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे कि असलियत में है क्या। क्या मोदी जी ने सच में ऐसा कहा है या कोई हवाबाजी है या क्या है जुनैद भाई? सर, पहली बात, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है। लेकिन जो सरकमस्टांशियल एविडेंसेस जो निकल के आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या जो बातें बोली जा रही कि मोदी जी ने कहा है वो सही है या नहीं है। क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है वो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है। मेरी पर्सनल नॉलेज में क्या चीजें हैं वो मैटर नहीं करती आज के टाइम पे। मैटर ये करती है कि चीजें क्या निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं अगर ब्रीफली अगर एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, मिलिट्री, वाई मिलिट्री मैटर्स, सेना क्यों मैटर करती है। तो अगर आप इकोनॉमी की कोई भी पुस्तकें उठाएंगे आज के टाइम की, तो उसमें मोटा माटी एक ही चीज लिखते हैं कि अगर किसी कंट्री की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है बेसिकली, वो डिपेंड करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। ये सारी चीजें मोटी मोटी हमें बताई जाती हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य का अगर आप अर्थशास्त्र को थोरोली अगर आप देखो, तो वो कहते हैं कि किसी भी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, वो आपके मिलिट्री पे डिपेंडेंट होती है, ना कि आपके मैन्युफैक्चरिंग या ये या फिर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट होती है। तो उनका जो कहने का जो तात्पर्य यही था कि अगर आपके पास एक पावरफुल मिलिट्री होती है, तो ना सिर्फ आप अपने इंटरेस्टों की रक्षा करते हैं अपने देश में, बल्कि पूरे रीजन में अपने इंटरेस्ट का रक्षा करते हो। आप अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट के लाके आते हो। और दुनिया में सारी लड़ाइयाँ तो आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की हैं। अपने ट्रेड रूट सिक्योर करते हो, बाकी और भी चीजें हैं जो कि खुल के बोलना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मोटी मोटी बात है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पावरफुल मिलिट्री ना हो तो फिर आपकी वो सारी चीजें बेकार है। इसमें एक कंट्री को आप अपवाद मान सकते हैं जिसमें आपका जापान आता है। लेकिन जापान के साथ केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। आज के युग की मैं बात कर रहा हूँ। केस एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उनको 100 ईयर का सिक्योरिटी एश्योरेंस दे रखा है। लेकिन वो 100 ईयर पूरा होने से पहले ही आज की जो जापान की रजीम है, वो अपने मिलिट्री को कैसे रिवाइव करे, से खड़ा करे, उस डायरेक्शन में काफी काम कर रही है। तो ये हो गई मोटी मोटी बात। इसमें आप दुबई को भी एक्सेप्शनली मान सकते हो।
लेकिन दुबई को ऐसा एज सच कोई बहुत ज्यादा थ्रेट है नहीं। ठीक है, अब अगर हम अपने वीडियो को शुरुआत करें कि ऐसे क्या है, क्या इकदामात किए जा रहे हैं जिसको लेके हम बोल सके कि हाँ, कि क्या हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है, अ, पिछले अगर जो जो 2,500 से 3,000 साल का जो लिखित इतिहास है और उससे पहले का जो मौखिक इतिहास है और अभी 75 साल का जो हमारा पास्ट इंडिपेंडेंस का अगर हिस्ट्री देखें, तो हमने भी किसी भी कंट्री पे ऑफेंस कुछ किया नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो अब तैयारी कर रहे हैं वो ऑफेंसिव तैयारी कर रहे हैं? अभी ये टू अर्ली होगा कहना। ठीक है, तो आज के टाइम पे आप पिछले 9 साल में देखें तो हमने काफी सारी चीजें की हैं। इफ यू रिमेम्बर कि हमारे टाइम में एक इंसास करके राइफल हुआ करती थी जो बहुत बेकार सी राइफल हुआ करती थी, और मोदी जी आते के साथ उन्होंने देखा कि सबसे पहले जो आपके जो फ्रंट में जो सोल्जर है उसके हाथ में एक रिलायबल इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे कि वो आपके इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, अ, तो उसके लिए जो अमेठी में गन की फैक्ट्री, ये जो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया मोदी जी ने आते के साथ। उसके अलावा न्यूक्लियर क्वाड बनाया, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, ठीक है ना, वाटर टू एयर, वाटर टू सरफेस, वाटर टू वाटर, हर तरह हर हर प्लेटफॉर्म का जो कॉम्बिनेशन बन सकता था, हर कॉम्बिनेशन में जो इक्विपमेंट लग सकते थे, जो एसेट लग सकते थे, वो सारों को डेवलप किया। और एक आप समझो कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें की। फिर S-400 का डील जो कि एक गेम चेंजर है हमारे लिए, फिर राफेल आया। तो ये सारी चीजें करके हमने एक फर्स्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस तो ले लिया कि हम ऑफेंसिव भी जा सकते हैं, डिफेंसिव भी जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से पूरा देश आप देश की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। आज के टाइम पे 60 बिलियन का, जो कि समवेयर अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास बनते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स अंडर ऑर्डर हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, हाईएस्ट ऑफ द ऑल टाइम, जिसमें से सिर्फ 150 के तो नेवल एसेट्स हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो जितने भी प्रिक्योरमेंट किए जा रहे हैं आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड स्पेशली, उसमें मैक्सिमम जो आपके जो कंसंट्रेशन है वो नेवल के ऊपर है। पूरी दुनिया में भारत के समवेयर अराउंड 84 के आसपास एक्सरसाइजेज होते हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज, और जो कि अभी हाईएस्ट पे हम चल रहे हैं इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज के मामले में। और भारत के अंदर इतनी एक्सरसाइजेज हमने की है जो अनरिकॉर्डेड है। आप समझ लो कि हमने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पे पैराशूट की एक्सरसाइजेज भी कर ली। ठीक है, आप जो चाइना से जुड़े हुए काफी सारे बॉर्डर्स इलाके हैं जहाँ पे पानी है, दलदल है, सब है, उस इलाके में भी हमने हर तरह की टेस्टिंग कर ली, एक्सरसाइजेज कर ली। आज के टाइम में हमारे पास SOP रेडी है वॉर को लेके, और सारे जो कोर कमांडर्स हैं उनको ये पहुंच चुके हैं, उनके पास, उनके टेबल पे है कि अगर वन फ्रंट वॉर होता है तो उस सिनेरियो में कैसे रिस्पॉन्ड करना है साइमुलेशन के थ्रू, और टू फ्रंट वॉर होता है तो वो उसको कैसे डील करना है। वन फ्रंट वॉर में भी दो सिनेरियो है कि इनिशिएट कौन से साइड से होगा। और हमारे यहाँ टाइम टू टाइम 0.5 की बात होती है, 2.5 फ्रंट। तो 0.5 का जो डील करने की जो को जो डील करने वाली जो शक्ति है वो NIA, उसके अलावा बाकी जो एजेंसियां होती है, स्टेट की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां होती है, वो रोज वो 0.5 को डील कर रही हैं। अगर आप ट्विटर अकाउंट जाए NIA को फॉलो करें तो रोज के बेसिस पे कुछ ना कुछ FIR, कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां उनकी चल रही होती हैं। तो 0.5 को तो हम कर ही रहे हैं, 0.5 से हम डेली एट स्टेट ऑफ वॉर में है। लेकिन जो बाकी टू फ्रंट है उसको लेके जो तैयारियां, जो भी इकदाम किए जा सकते हैं वो किए हमने। अ, अगर उसके अलावा देखें तो हमारे जो छोटे छोटे कंट्रियों से बॉर्डर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, उन सबको हमने रिजॉल्व किया, जिसमें बांग्लादेश से भी था। और काफी सारे डिस्प्यूट्स एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट रह गए, वो भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल नहीं है अभी। और आज के टाइम में 17 से 18 हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से रेडिएशन वाले सैटेलाइट भी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कहीं से भी कोई रेडिएशन लीक होता है या कुछ भी हल्का फुल्का भी अगर होता है तो उसको एडवांस में हम डिटेक्ट कर चुके होंगे। हाँ, उसके अलावा हमारे पास चाइना और पाकिस्तान के जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स है, जो उनके कम्युनिकेशन चैनल्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल कराने के लिए आपको एक फिशिंग अटैक करना पड़ता है। फिशिंग अटैक इन द सेंस कि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करो और उसमें उनके कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करो और उसकी सिग्नेचर आपको मिल जाए तो उसको इंटरसेप्ट उस इंटरसेप्ट को कैसे आप डिसाइफर कर सकते हो, उसकी टेक्नोलॉजी को पे रिवर्क करो, तो फाइनली आप एक जो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो आप हो सकता है डिसाइफर की एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए जिसके थ्रू अगर वॉर लाइक सिचुएशन में अगर एक कम्युनिकेशन हो रहा हो तो उस कम्युनिकेशन को ना सिर्फ इंटरसेप्ट करो आप, बल्कि उस कम्युनिकेशन को डिसाइफर करो विद इन लेस टाइम, 1 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे, चाहे उसके लिए आप क्वांटम कंप्यूटर यूज करो या सुपर कंप्यूटर यूज करो। तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था, एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी जिस सिचुएशन में इन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ जो अपना कम्युनिकेशन चैनल है उसको इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने, और वो उस टाइम पे वो सारा हमको इंटरसेप्ट मिल गया। तो वो आपदा को हमने अवसर में बदला। उसके अलावा सबमरीन का अपग्रेडेशन हुआ। आज के टाइम में हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है और इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा कोस्टल गार्ड जो कि आपके सेकेंड नेवल जो आपके एसेट्स होते हैं उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं। तो कोस्टल गार्ड्स के जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो भी दिए जा सकते थे उन्हें उन्हें सारे कुछ दिए गए, उनकी ट्रेनिंग और बाकी चीजों पे काफी वर्क हुआ। बॉर्डर टाउन जो होते हैं, जो स्पेशली फ्रॉम चाइना, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान साइड, उसमें जो लोग होते हैं उनको हमने आज के टाइम में काफी सारे हथियार दे रखे हैं। अब ये हथियार देने की एक वजह हुआ कि अगर कल को अगर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि बहुत लार्ज अमाउंट में लोग अचानक आ जाते हैं, हाँ, घुसपैठी आ जाते हैं, जैसे कि कबायली रेड टाइप का हुआ, उस टाइम में अगर आर्मी अगर एक्ट करती है डायरेक्टली तो आर्मी को भी एक आपको नियम कानून है, आपको पता होगा जेनेवा अकॉर्ड के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर सिविलियन अगर रिटेलिएट करता है तो उसको उस तरीके के केसेस मिलेंगे, सिविलियन से रिलेटेड ही वो केसेस फेस करेंगे, लेकिन वो भी केस कोर्ट में जाएगा तब ना। ठीक है, तो वो जो एक बेसिक सा जो लूप होल है अपनी सिक्योरिटी के लिए, हमने उसको इस्तेमाल किया है और लोगों को ट्रेन किया, हालांकि हमने चाइना साइड में ये नहीं किया। और ह्यूमन राइट के बहुत सारे मसले हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। मैं चाइना के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं पाकिस्तान के बारे में इतना बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, और इसके मेरे पास एविडेंस भी है कि आज के टाइम में पाकिस्तान का ऐसा कोई डेटा नहीं जो हमारे पास ना हो। ठीक है, पाकिस्तान के प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, उनके ऐसा कोई भी डेटा नहीं हो जो आज के टाइम में भारत के पास नहीं हो। चाइना के बारे में मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के मामले में आप मान लो कि उनके सारे डेटा हमारे पास हैं, उसमें से कुछ मेरे पास भी है, पूरा नहीं लेकिन कुछ है। हम्म, अब मुझे इसके ये अलावा बताइए। हाँ, हाँ, आप बताइए बताइए। पहले आप पूछ ले फिर मैं बताता हूँ अगला, वो न्यू नहीं नहीं, पॉइंट आप होगा। बताइए, मेरे को सुनने में आनंद आ रहा है, मैं बाद में पूछूंगा। कहा जाता है कि तजाकिस्तान में एक दूसरा मिलिट्री बेस भी भारत को मिला है, एक बेस था एयरफोर्स का। हम्म। पहले था वो, मेरे ख्याल से ताजिकिस्तान में था पहले से। एक था, एक और मिला है। और एक और अच्छा। बात जो अनरिकॉर्डेड है, अनरिपोर्टेड है, कि अफगानिस्तान में भी आज के टाइम पे हमारे पास एक एयर बेस है, लेकिन जो कि किसी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। यार वैसे एक बात बताओ, ताजिकिस्तान में फाइटर जेट पहुंचता कैसे है? सर सेंट्रल एशिया से आप ले जाते हैं ना वो, या रेड सी के थ्रू आप लेके जाते हो। ये जो ब्लैक सी बोलते हैं ना, डेड सी, यूरोप से होके लेके आते हो पूरा उधर से। मतलब आप फिर रशिया से ही होके लेके आते हो, सीधी सी बात ये है। हाँ हाँ हाँ, या आप रशिया से उधर एंट्री। पे
पैसिफिक ओशियन से होके चले जाओगे रसिया, और रसिया से होके लेके आ जाओगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और यूरोप वाले थोड़ा सा हमको ज्ञान देते हैं, काम नहीं करने देते, चलो। हमको गांधीवाद सिखाते हैं। इसके अलावा मनोज पांडे जी का कल या परसों का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है कि जो लाइट जो टैंक्स है उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है, लाइट टैंक्स, क्योंकि वॉर के टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट होता है, और हमारे पास जो अर्जुन और भीष्मा जो टैंक है उसको अपग्रेडेशन के लिए भी उन्होंने एक सिग्नल्स दिए हैं कि उस पर भी काम हो रहा है। और आज के टाइम पे हमारे पास रेडी टू वॉर के सिचुएशन के हिसाब से ट्रेंचेज रेडी हैं बॉर्डर एरिया में, पाकिस्तान साइड। चाइना के बारे में मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा अभी एट प्रेजेंट। तो बस अगर युद्ध होता है तो सिर्फ ट्रेंचेज में जाकर बैठना ही है। इसके अलावा जो आर्टिलरी जो होती है हमारी, आर्टिलरी का जो ट्रेजेक्टरी हम करते थे, जैसे आपको याद होगा कारगिल के टाइम में मैनुअली हम उसको एंगल सेट करते थे। तो आज के टाइम पे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू हम टारगेट को अगर सेलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिक ट्रेजेक्टरी बना लेता है, उसको पता होता है कि किस एंगल पे जाने से वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। तो उस तरह की हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो अगर ट्रेजेक्टरी के थ्रू अगर कुछ पेलोड को डिलीवर करना है तो वो हम इफिशियंटली कर सकते हैं। कारगिल में जो हमारे साथ गलती हुई थी हम दोबारा वो दोहराने वाले नहीं है इस बार। अच्छा जुनैद थ्री भाई, एक चीज थ्री छोटी सी जो आई थी ना इस पूरी लड़ाई में, जैसे यूक्रेन में देखा गया तो वहां पर भी, और इवन इसराइल में देखा गया वहां पर भी, कुछ 150 की शेल्स के कमी पड़ने का हाँ शोर मच गया था। उसको बताना जरा कि इंडिया ऐसी किसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि गोलियों से लेकर सब चीजों के मामले में इंडिया को कुछ मामलों में तो सेल्फ सफिशिएंट होना ही चाहिए। सर, हमारे यहाँ जो फ्लाइंग कॉफन बोलते हैं ना मिग को, वो फ्लाइंग कॉफन है, लेकिन उसके बाद भी हम पता क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम्म। क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आज के टाइम में भारतीय हो चुकी है, पूरा का पूरा रशियन ने हमें दे दिया। तो ए टू जेड हमें पता उसके बारे में। तो हमारी जो रिलायबिलिटी है ना, भले हम दुनिया भर से इक्विपमेंट्स लेते रहते हैं, लेकिन हमारी जो रिलायबल जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे हम यूज करेंगे वॉर लाइक सिचुएशन में, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जाएंगे, वो मोस्टली हमारे खुद के बनाए हुए ही प्रोडक्ट होंगे। और अगर हम वो डिफेंस के एसेट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के बनाए हुए, तो उसके अंदर लगने वाले सारे इक्विपमेंट्स, उसके गोले, सारा कुछ हमारे यहाँ ही बना होगा। तो इससे भी फायदा होगा। बिल्कुल। ये जो हमने 60 बिलियन का जो डिफेंस जो परचेजेज हो रहे हैं, इसमें 90%, अबव 90% भारत में खुद बनेंगे, या बन रहे हैं, या काफी सारे बन चुके हैं। अच्छा, इसमें डीआरडीओ और इसरो का रोल बताइए थोड़ा सा। सर, इसरो वैसे तो उसका अलग रोल है, लेकिन उसके रोल की वजह से काफी सारी टेक्नोलॉजी इमर्ज होके आती है जिसे डीआरडीओ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करता है। और इसमें एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सीएसआईआर बोलते हैं। तो ये सारा कुछ सीएसआईआर के ऑब्जर्वेशन के अंदर हो रहा होता है। सीएसआईआर के अंदर ही डीआरडीओ भी आता है, और सीएसआईआर के अंदर इसरो भी उसी के अंदर आता है। हालांकि जो उसका मैट्रिक्स है डीआरडीओ का, वो डिफेंस डिपार्टमेंट को भी जाता है। यस। हम्म। और तो सर, इनका इसमें सिर्फ वही नहीं है, एचएएल भी है आपका, भारत हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसीआईएल है। उसके अलावा आपके क्या बोलते हैं आपका, भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल हम्म। लिमिटेड। तो इस मतलब करीब 12-13 पीएसयूज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है डिफेंस सेक्टर में, जो आपके जो ये ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करने में। डिजाइनिंग का काम डीआरडीओ देख रही है और काफी इफेक्टिवली देख रही है। कामाकाजी का हमने एक लोकलाइज्ड वर्जन तैयार किया है, और हमने एक कामाकाजी प्लस भी बना रखा है। ड्रोन का। हाँ, वो ड्रोन नहीं है, वो गन है, कामाकाजी प्लस गन। अच्छा। वो गन की तरह है, उसमें कुछ इस तरह के आप समझो कि जो काली जो हमारे यहाँ जो था, काली वेपन सिस्टम, जिसके बारे में हाँ बहुत हाँ सारी बातें हैं, जो सिर्फ हमारे पास ही हाँ। है और किसी के पास नहीं।
तो काली का एक छोटा सा वर्जन है गन के फॉर्म में, वो हमारे पास है। तो अगर कल को कोई आपका ड्रोन आपके एरिया में आता, तो उसको गन को उस डायरेक्शन में करके आपको बस वो बटन उसका दबाना है, ट्रिगर दबाना है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसको जैम कर देगा, सर्किट को उसको जला देगा, और वो जो पूरा का पूरा जो आपका ड्रोन है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो गिर जाएगा। जो आपके G20 के टाइम पे ये जो काली गन जो थी छोटी वाली, ये लगी हुई थी G20 के टाइम पे, और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस टाइम पे भी ये लगी हुई थी। ओके। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेपाल के और बिहार, यूपी से के बॉर्डर के किनारे किनारे से अगर आप चले जाएं, तो इतनी शानदार हाईवे बनी हुई है, और एक आध हाईवे पे तो आपको पता होगा टेस्ट भी हो चुका है, आपको वो फाइटर प्लेन लैंड करा के भी हमने टेस्ट की है। हाँ, आगरा वाले पे तो हो रखा है, लखनऊ वाले पे भी हो हाँ, रखा है। हाँ। और बिहार का जो बॉर्डर इलाके के क्रॉस जाए तो उसमें भी इस तरह का 4 लेन का हाईवे बन चुका है। युद्ध के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एयरपोर्ट की, कि एयरपोर्ट पे वो सबसे पहले स्ट्राइक किए जाते हैं, कि आपकी जो फ्लाई की कैपेबिलिटी है वो खराब खत्म किया जाए। तो ऐसे टाइम में ये हाईवेज ही हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यस। अब मुझे ये बताइए, HAL, ये अपने आप हम्म, में जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी क्या क्या प्रिपरेशन, सर एच ए इसके एल पास ऑर्डर्स कौन कौन से, क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं इसके पास कोई काम ही नहीं है। सर आपको आइडिया नहीं होगा, एच ए एल ने आज के टाइम में साउदर्न इंडिया में काफी सारी लैंड एक्वायर की हैं। आज नहीं, 3-4 साल पहले से लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया था इन्होंने। और ये आपको चीजें तब पता चलेंगी जब आप उनके बैलेंस शीट्स अगर आप थोरोली देखोगे, तो उनको आपको पता चलेगा कि उन्होंने लैंड एक्विजिशन शुरू कर दिए थे 2-3 साल पहले से। तो लैंड एक्विजिशन कुछ बिना सोचे तो नहीं कर रहे होंगे, लैंड का कुछ तो करना होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को कुछ अगर वो लैंड एक्विजिशन किए जा रहे हैं और अगर कुछ रिजल्ट वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो भारत सरकार उनको फंड प्रॉपर देती जाएगी कि हाँ भाई तू खरीदता जा, करियो मत कुछ। तो काफी सारी चीजें उन्होंने की है एचएएल ने, और कई चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए बताना अच्छा भी नहीं है। लेकिन काफी सारे ड्रोन्स बन रहे हैं जो इंडियन वर्जन के हिसाब से हो, और एंटी ड्रोन सिस्टम पे काफी रिगरस वर्किंग चल रही है आज के टाइम पे। कामाकाजी टाइप के जो ड्रोन है जो यूक्रेन वॉर से निकले, वो वर्स्ट नाइटमेयर हो सकते हैं। चाइना के जो काफी सारे थिंक टैंक के लोग हैं, जब वो भारत से युद्ध की बात करते हैं, तो उनके थिंक टैंक में ये बात होती है कि जब भी भारत पे युद्ध करो, तो भारत में कम से कम ये गिन लेना कि ब्रह्मोस उनके पास कितनी। ब्रह्मोस इतना डिस्ट्रक्टिव है कि चाइना की टांगे कांप रही हैं, क्योंकि जी अगर वो ब्रह्मोस है तो कम से कम अगले 400-500 किलोमीटर तक तो आ ही नहीं सकते, अगर इस लेवल पे है तो। सर, हमारे पास ब्रह्मोस प्लस भी है। हाँ, वो 800 किलोमीटर तक हो चुका है मेरे ख्याल से, कुछ 500 कुछ ऐसा है। हाँ, और 900 प्लस जा चुका है। वेरी गुड। तो इसके अंदर मुझे ये बताइए, मैंने कहीं पढ़ा था, अरे एक छोटी सी रिपोर्ट थी या क्या था, कोई स्कॉलर था कि दुनिया के सबसे डेडली जो वॉर होगी वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे होगी, और सबसे एडवांस वॉर होगी वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे होगी, और ड्रोन और दूसरा क्या था, जो रोबोट, ड्रोन और रोबोटिक्स की वॉर होगी वो इन दो के बीच में होगी। ये क्या है? सर, चाइना नहीं चाहेगा इस तरीके की वॉर हो। चाइना वॉर तभी चाहेगा जब आप बहुत ज्यादा कमजोर हो। और ये भी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। 2017 में एक ऐसा टाइम आया था जब चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशियन में घुस गए थे, हम्म। और उस वक्त एक युद्ध का बहुत बड़ा खतरा था, और उसमें पाकिस्तान तो था ही इन्वॉल्व। पाकिस्तान भी अपनी प्रिपेयरनेस शुरू कर चुका था युद्ध के हिसाब से, उसने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर दिया था बॉर्डर पे। और एक और देश जो कि मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा देश है, पावरफुल देश है, उस वो भी बहुत रिग्रेसली इन्वॉल्व था इस अटैक में, और वो
पूरा क्राइसिस हमने डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया था, बिना एक गोली चलाए। सिर्फ 1 डेढ़ घंटे में फोन इधर उधर किया और ईरान या सारा इशू सऊदी रिजॉल्व हो अरेबिया? गया। दोनों में से कोई एक ही था। आप समझ ले, जो रोग होगा वही होगा। ठीक है, डन। हम्म, तो वो एक टाइम था, और उसमें एक भारत के एक मंत्री थे, जो भूतपूर्व मंत्री थे। हाँ, नाम और प्रोफाइल उनके बारे में ज्यादा बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। अ, हम्म। उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। हालांकि वो विपक्ष से आते हैं हमेशा से। और उनके कुछ फोन कॉल्स जो बीजिंग में गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा इशू रिजॉल्व हुआ था और उनको पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है। तो भारत और चीन की जो वॉर की जो सिचुएशन है, वो एक लिमिटेड ही वॉर होगी, डेडली होगी, नो डाउट। ठीक है। दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये भी फैक्ट है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि चाइना आज के टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया है कि उसके पहला अटैक कहाँ पे करना है। पहला अटैक उसे ताइवान पे करना है, या पहला अटैक उसे भारत पे करना है। भारत पे अटैक करना उसकी इसलिए मजबूरी है क्योंकि उसको पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। और अगर उसको आने वाले 5-6 साल में पानी का अगर एक अच्छा फ्रेश वाटर का सोर्स ना मिला, तो उनके प्रॉब्लम्स और मजीद बढ़ेंगे, और वो इतने बढ़ेंगे कि उनको उनके मुल्क टूट भी सकते हैं। इस लेवल पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे हिस्से हैं, उनको क्लेम करता है, लद्दाख को पूरा क्लेम करता है। तो वो उनकी एक प्रॉब्लम है। तो एक जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखा जाए, तो चाइना का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो भारत होना चाहिए। लेकिन सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है, उन्होंने अपनी आवाम के अंदर डाल के रखा है कि वो ताइवान पे अटैक करेंगे। आवाम को हमेशा से बता के रखा है कि हम ताइवान को वापस लेंगे। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है कि चाइना का अगर आप आर्ट ऑफ वॉर पढ़े, तो चाइना डिसेप्शन से ही सारी वॉर जीतता है। तो हो सकता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पूरी दुनिया को बता के रखा हो कि हम ताइवान 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 करते करते किसी दिन लद्दाख पे चढ़ाई कर लें। ठीक है। तो हमारे लोग इस तरह के तरीके से तैयार है। और हमें फॉर द टाइम बिंग हमें ताइवान से आज सच कुछ लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ताइवानीज हो या चाइनीज हो, दोनों हैं एक जैसे ही। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अगर व्यूवर्स अगर आप चाहें तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ताइवानीज हैं, वो जो चाइनीज जो इलाके भारत के क्लेम करते हैं, उसको लेकर ताइवानीज का ओपिनियन क्या है। ठीक है। वो भी अरुणाचल को चाइना का हिस्सा ही मानते हैं, जो चाइना वो क्लेम कर रहे होते हैं। वो लद्दाख को भी अपना हिस्सा मान रहे होते हैं। तो उनमें दे आर जस्ट गुड स्पीकिंग चाइनीज, नथिंग एल्स दैट दैट। तो गुड अब स्पीकिंग डेमोक्रेटिक चाइना। यस। ठीक है। तो बहरहाल हमें अपने इंटरेस्ट की रक्षा करनी है, और हमारा थिएटराइजेशन का जो काम है, वो आप समझे कि काफी इफेक्टिव है, इफेक्टिवली हो चुका है। और एट प्रेजेंट 2 स्ट्राइक कोर्स पाकिस्तान के साइड पे है और 3 स्ट्राइक कोर्स चाइना के साइड पे है, जो एक्टिवली इंगेज है। और पहले ये रिवर्स था, 3 स्ट्राइक कोर्स पाकिस्तान के साइड पे थे और 2 स्ट्राइक कोर्स चाइना के साइड पे थे। एक को हमने मूव किया था चाइना के साइड पे। और जो सबसे जरूरी चीज है वॉर के लिए, आपका इंजीनियरिंग कोर, और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो कॉर्प्स होती हैं, इनको अलग लेवल पे अपग्रेड किया गया है। इनके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के काफी स्कोप्स थे, उनको यूज किया गया। सप्लाई चेन से में काफी सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं डिफेंस के रिलेटेड, तो उनको यूज किया गया। मैं किसी जानने वाले से बात कर रहा था 2 दिन पहले, जो कि वैली से होके आए, और उनका आए दिन मिलिट्री कैंप में आना जाना होता है। तो वो एक कैंप में थे, वो लेडी जो थी वो कैंप में थी, और उस कैंप में केरोसिन के अंदर उनको रहना उनकी मजबूरी थी। तो सफोकेशन टाइप का हो रहा था। तो उन्होंने एक सोल्जर से पूछा था कि ये क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू किया लाइफ के। उन्होंने बोला कि इससे पहले की जो उन्होंने पूछा कि आपको केरोसिन मिल जाता है कि नहीं। बोला हाँ हाँ बहुत मिल जाता है, हमारे यहाँ तो आज के टाइम में मोर देन इनफ पड़ा हुआ है आज के टाइम में। तो उनके जो टोन से लगा कि पहले ऐसा नहीं था।
तो उन्होंने बोला मैं पहले तो हमें पानी आता था केरोसिन के डब्बे में भर भर के, हमारे कितने जवान इस वजह से मारे गए। क्या 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 दोबारा से? कैरोसिन का क्या करना होता है? टैंक में भरना होता सर है? कैरोसिन, सर ठंड के मारे आपको अच्छा, हाँ, तो पानी भर के पहुंचता था? अब केरोसिन के जगह पे पानी डाल के दे देते थे, ये लोग भेज देते थे। कांग्रेस एरा की मैं बात ही कर रहा कंजर तो थे कांग्रेस वाले, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हूँ। इन्होंने तैयारी पूरी की थी कि कैसे इस देश को तोड़ दिया जाए। और ये देश का जो, अगर आप देखें बचाने में जो लोग थे, आर्मी नहीं होती तो ये देश बिल्कुल नहीं बचता। हम्म। एक हिडन कू हो चुका होता। उसके बारे में शायद डिस्कस हो नहीं चुका, करेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा बताओ जरा। शायद हो शायद हो चुका हुआ हो, हमें ना पता हो। हो सकता है दो चार थप्पड़ पकड़ के बिठा दिए, बस बताया ना उबार आके। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो चीज नहीं बेनिफिट बताई, जो दबी रह गई, बेनिफिट ऑफ इज्जत बची रह गई। स्पीकिंग विथ बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्पेकुलेशन। ठीक है, आगे। तो बेसिकली हमारी युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, और इंग्लिश में कहा जाता है, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। तो हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें तंग किया जाएगा या हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाएगा तो हम युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। और एक ही चीज है जो आपको युद्ध से बचा सकती है, आपकी तैयारी। तो हमने तैयारी अपनी करके रखी, अपने एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो भी हो सकता है वो हमने किया। वो कारगिल का एरा था जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोला करते थे कि मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, ठीक है, कि अगर हमारे ऊपर एटॉमिक अटैक हुआ तो हम पहले वेट करेंगे फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो उसको उसमें उस पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट आया है, एंड यू विल एग्री विथ मी हियर। मनोहर और एक, पर्रिकर सर की स्टेटमेंट थी। हाँ, और मोदी जी ने भी तो बोला था, तो हमने क्या क्यों रखा है फिर दिवाली में दिवाली में वोट में। ठीक है। तो कॉमिक अंदाज में उन्होंने उस जो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की जो पॉलिसी थी उसको स्लाइटली सा चेंज कर दिया। जैसे अमेरिका की जो पॉलिसी है नेवर से नेवर वाली, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट प्रेसिडेंट जिन्होंने ये लाइन बोली थी, व्हेन यू हैव टू यूज न्यूक्लियर नेवर से नेवर। अब न्यूक्लियर की बात छिड़ी है तो जो भारत के लोग जो सबसे बड़ी चीज से परेशान होते हैं कि यार पाकिस्तान के पास तो एटम बम है, हम यूके लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट कमेंट करके इस बात को बताएं कि क्या भारत के साइड से या इवन पाकिस्तान के साइड से गवर्नमेंट लेवल पे कभी भी एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड या फिर कोई मिनिस्टर धमकी आई है लास्ट 2 इयर्स में। इवन भारत ने भी न्यूक्लियर वर्ड यूज करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, 2 साल पहले कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान के पास जो एटम बम था वो चला गया हमेशा के लिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे खुल के बोल सकता हूँ, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस पे सेपरेट, पाकिस्तान एज ए ठीक है, न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है। हम इस पे डिस्कस करेंगे कि उनको एटम बम कैसे मिला, उन्होंने कैसे कैसे बेचा, ठीक है, अमेरिकन ने किस लेवल पे उनको हेल्प आउट किया देने बनाने में देने में, और अमेरिकन ना चाहते तो उनको एटम बम नहीं मिलता, और ये इनसे छीना कैसे, और आज के टाइम पे वो एटॉमिक आर्सेनल कहाँ पे है, किस मिडिल ईस्ट के खास कंट्री में, और ये इंफॉर्मेशन मेरे तक कैसे पहुंची। और जब उनका एटॉमिक बॉम्ब उनसे जब छीन गया तो उसके 2 दिन बाद कौन से यूरोप के पावरफुल यहूदी थे जो उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए और उनको चेक काट के दे दिया। ओके, आए थे भाई, आए थे। ब्लैक रॉक वाले या कौन से वाले? हम्म, कौन सी फैमिली आई थी वो? आए थे वो? हाँ, वो वो फैमिली आई थी, वो 2 दिन बाद ही आई थी। ठीक 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 ठीक।
चलो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो मेरे हिसाब से लगभग सारी डायमेंशंस कवर हो गई हैं, बंदूकों से लेकर मिसाइलों तक और प्लेन्स से लेकर नेवल शिप्स और सबमरीन्स तक। इसमें चाइना की वो जो न्यूक्लियर सबमरीन है, इसका कितना खतरा है, जो सुंडा स्ट्रेट से तो एंटर कर रही होती हैं? और चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन खतरा है, नो डाउट। और मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक मैप दिया था। उस मैप को देखने का बनाने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं चेक कर सकूं कि इंडियन ओशियन का जो किंग है वो कौन है। तो उसको एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि इंडियन ओशियन में या तो हम हैं या फिर फ्रेंच हैं, और नाम के लिए थोड़े बहुत अमेरिकन की प्रेजेंस है। बाकी ओशियन रीजन में कोई और दूसरा नहीं है। वॉर लाइक सिचुएशन आता है तो इनके सबमरीन डॉक कहाँ पे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही होगा। ठीक है, और अगर वो फिर भी डॉक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैं अभी भी नहीं समझता हूँ कि वो सबमरीन को यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है तो हमारे पास भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये ओवरऑल सारा मैप है कि दुनिया में जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, और इस मैप को मैंने नाम कवच रखा था। इसमें जो रेड आप देख रहे हैं ना, वो चाइना के बेसेस हैं, लेकिन अभी तक चाइना का एशिया में कोई परमानेंट मिलिट्री बेस है नहीं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, मतलब मेरे हिसाब से कवर काफी हो चुका है और इसको यहीं पर हम एंड करते हैं कि दोस्तों एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस कर लिया गया कि अल्टीमेटली इंडिया की प्रिपरेशन कहाँ और किस लेवल पर है। शोर मचा रहता है, लेकिन जो साइलेंटली प्रिपरेशन हो रही है और जो छोटी छोटी खबरें आती हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो इंडिया की ताकत ही दिखाई देगी, कमजोरी नहीं। और आगे फिर उस चीज़ में और डिस्कस करता रहेंगे जैसे जैसे डिस्कशन जैसे जैसे टॉपिक आके बढ़ेगा। तो जुनैद भाई, आपका इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने एक बहुत ही कंसाइज वे में अप्रॉक्सीमेट 35 मिनट के अंदर पूरे का पूरा इंडियन वॉर प्रिपरेशंस को समझा दिया। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स की तरफ से शुक्रिया। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जो जुनैद भाई हैं उनका बढ़िया सा चैनल है इंडियन इनसाइड, नाम बड़ा इंप्रेसिव है, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अभी हमारी वीडियो यहीं तक रुकेगी, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब।